रीबर्थ ऑफ माई एनिमी एपिसोड 7 कहते हुए वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और वही उसकी नजरों को यहाँ वहां घूमते हुए देखकर ध्वस्त अपनी गर्म सांसों को उसके कानों में छोड़ते हुए। स्वीट हार्ट, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा होगा, देखने में भी नाजुक हो, पर मुझे हैंडल कर लिया, ये तो हैरानी वाली बात है। और कल जिस तरह की तुम्हारी आवाज और जो वाइल्ड होती जा रही थी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी स्वीट हार्ट इतनी वाइल्ड वाइल्ड कैट हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। उसके होठों पर यह सब कहते वक्त डेविल स्माइल थी, बहुत ही ज्यादा अजीब थी। और उतनी ही खतरनाक उसकी मुस्कुराहट को देख सीकर आयता दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वो उसकी आंखों में देख रही थी और ध्वस्त उसकी गहरी काली आंखों को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था। वो उसके गले को देखा है, उसकी गर्दन पर वह निशान जो उसने दिए थे वो अब पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। उसे अपना गला सूखने हुए महसूस हो रहा था। वो नीचे जोकर उसके होठों पर अपनी होठों को रख पाता उससे पहले ही उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। आयता जो उसके नजदीक आने से अपनी आंखें बंद कर दिया था, उसने जब वह मोबाइल की आवाज सुनती है तो उसे अपने से दूर करके वह वहां से वॉशरूम की तरफ जैसे तैसे जाने लगते हैं। और वही ध्वस्त उसे के इसे दूर धकेलना से बिस्तर पर लेट जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ रखकर किसकी मौत आ गई है, खुद से ही इतना कहकर वह एक गहरी सांस लेता है और फिर एक नजर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा है जब बंद हो गया था। फिर अपने ऊपर से ब्लैंकेट को निकालकर साइड में पड़े हुए टॉवल को अपनी कमर से बांध देता है। अपने मोबाइल को लिए वह बालकनी की तरह बढ़ने लगता है, पर टेबल पर रखे हुए सिगरेट के बॉक्स और लाइटर को भी वह अपने साथ बालकनी में ले जाता है। सोफे पर बैठकर होठों के बीच सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है। सामने से कॉल उठा लेता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में, फादर घर में शादी है सुबह सुबह उसे पर ध्यान दीजिए ना कि मुझ पर यह पता होने के बावजूद भी अपने बेटे की शादी हो गई है। सुबह के वक्त वो कुछ कर रहा होगा पर नहीं, सुकून नहीं मिल रहा है मुझे परेशान करके। आखिर इस बच्चे को कितना परेशान करने वाले हैं आप? ये सुनकर सामने से गुस्से भरी आवाज में, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है, पर तुम्हें ये याद दिलाने के लिए मैंने कॉल किया है कि आज हितांशी की शादी है और तुम्हें आना है। ध्वस्त अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट को पढ़क रहा बड़ी अजीब तरह से। ऑर्डर है या रिक्वेस्ट? ये सुनकर सामने वाला एक गहरी सांस लेकर, दोनों में फर्क क्या है? ध्वस्त यह सुनकर बड़ी अजीब तरह से, ऑर्डर बहुत महंगा पड़ सकता है और रिक्वेस्ट सोचनी पड़ेगी क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि मुझे ऑर्डर देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर सामने वाला गुस्से भरी आवाज में, खून हो तुम मेरा। ध्वस्त ये सुनकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने होठों पर सिगरेट को रखकर उसके लंबे कश लेकर फाद लगाता है। भूल गए हैं इंसान का खून बहुत जगह पर फैला हुआ होता है, जैसे कि डोनेट कितने लोग करते हैं। अब सबके अंदर आपका खून होगा तो क्या वो सब यहाँ आपके हो गए? और वैसे भी खून का इस दुनिया में कोई मतलब नहीं होता है या आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई जानता भी नहीं है। बेहतर यही है कि मुझ पर गुस्सा न्यू करे। अपनी इस ऊंची आवाज का क्या अंजाम हो सकता है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने कहा है कि मैं आऊंगा तो जरूर आऊंगा। अगर आपको और कोई काम नहीं है तो सुबह मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है और मोबाइल को वही साइड में रख देता है, अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खुद से ही। किसी को सुकून मिलता नहीं है मुझे बच्चों को परेशान किए बिना। अच्छा मोमेंट है, सब खराब हो गया, सुबह और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। पर फादर, खुद से ही इतना कहकर वो अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेता है। हाथों में पड़ी हुई वह सिगरेट वह बालकनी से बाहर फेंक देता है और सामने देखने लगता है। सुबह के 9 बजे बज गए होंगे शायद। चिड़ियों की आवाज और हर तरफ एक शांति थे, जिसे महसूस करके वो अपनी आंखें बंद करके अपना सर हिला देता है और वहां से वो चला जाता है रूम के अंदर। जब वो रूम के अंदर आता है तो देखा है वॉशरूम का दरवाजा खुल चुका था, जिसका मतलब साफ था कि उसके स्वीट हार्ट वॉशरूम से क्लोजिंग रूम में चली गई है। वह भी अब वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वह फ्रेश होने लगता है। पूरे वॉशरूम में उसे सिर्फ और सिर्फ आयता फ्रेग्रेंस में हो रही थी, जिसे वह स्मेल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही क्लोजिंग रूम से बाहर आ जाती है। आयता बाहर आकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। गर्दन पर निशान है, जिसे देखकर वो फाउंडेशन लगाने लगती है और साथ में कॉम्पैक्ट को लेकर वो वहां पर अप्लाई करने लगती है निशान पर। वही वो निशान बहुत ज्यादा गहरे थे और बहुत ज्यादा काले पड़ चुके थे। ये देखकर वो खुद से ही
आखिरी इंसान के अंदर रात में कौन सा जानवर आ गया था। पूरी गर्दन ऐसी बना रखी है जैसे मुझे किसी के एलर्जी हुई है, और ऊपर से ये कितना जरा गंदा दिख रहा है। और किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। शर्म से तो पानी पानी हो जाऊंगी मैं। इसने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा है। जानबूझकर उसने ये सब किया होगा जिससे मैं परेशान हो जाऊं और इसका प्लान सक्सेसफुली हो जाए। कुछ नहीं, इतना कहकर वो गुस्से में वॉशरूम की तरफ देखती है और फिर खुद तैयार करने लगती है। उसने आज भी साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुला रखा हुआ था जिससे उसके निशान ज्यादा देखे ना। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो खुद को देखकर गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और माथे पर बिंदी लगाकर वह वहां से जाने लगती है। जाते वक्त उसे वॉशरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल लाल होने लगता है। कल का सब कुछ याद करके वह अपना सर हिला देती है और खुद को शांत करते हुए हॉल में चली जाती है। वो हॉल में आकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी एक सर्वेंट वहां पर जाकर अपना सर झुकाते हुए, मैडम 10 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, कहते हुए वह सर्वेंट डर रही थी और इसका डरा हुआ चेहरा देखकर वह गहरी सांस लेती है। आयता अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, कोई बात नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगी। सर्वेंट ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आयता गहरी सांस लेती है और अपना सर हिलाकर सोफे पर बैठने लगते हैं। वो चारों तरफ देख रही थी, 10 मिनट हो गए थे। तब तक वहां पर आ जाता है वस्त, जो इस समय अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। कुछ देखते हुए वह कुछ टाइप करने लगता है, फिर मोबाइल को अपनी जेब में डाले हुए अपने दोनों हाथ जेब में डाल देता है और जैसे ही सामने सोफे पर बैठी हुई आयता की तरफ देखा है तो उसकी आंखें हर किसी छोटी हो जाती है। वह उसके पास आकर, स्वीट हार्ट क्या हुआ, ऐसी खामोश बैठी हूं, मेरा इंतजार कर रही थी। आयता ध्वस्त की आवाज को सुनकर आयता जो सामने देख रही थी वो उसे तरफ देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, नहीं बस ऐसे ही मन किया इसके लिए यहां पर बैठी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कोई। ध्वस्त यह सुनकर उसकी तरफ देखा है और उसके पास आकर उसके सामने आ जाता है, नीचे झुककर उसकी गहरी अपनी आंखों में देखकर, नहीं बैठ सकती हूँ, जहां चाहे वहां बैठ सकती हूँ और मेरे गोद तो हमेशा तुम्हारे लिए खाली रहेगी, वहां पर आकर भी बैठ सकती हूँ। कहते हुए वो एक आंख मारकर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वही उसकी बेशर्म भरी बात को सुनकर आयता एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है। वो उसे देखते हैं और फिर वहां से जाने लगती है। पीछे पीछे ध्वस्त चला जाता है। वह भी गुनगुनाते हुए दोनों डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सर्वेंट ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर सर्वे करने लगती है। खामोशी से दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आयता को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। वो फटाफट खाने लगते हैं कि उसने अपनी भूख को कितना ज्यादा कंट्रोल किया है, और उसे ऐसे खाते हुए देखकर ध्वस्त के होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे देखकर अपना सर हिला देता है। आयता ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके गहरी सांस लेती है। जूस को पीकर वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और बिना ध्वस्त की तरफ देखे वो चली जाती है। हाल की तरफ सोफे पर बैठकर वो टीवी ऑन करती है। जैसे ही वो टीवी ऑन करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके खामोशी से टीवी को देखने लगते हैं। दरअसल न्यूज में ऋतिक बजाज और हितांशी ओजस्वाल की शादी की खबर आ रही थी। आज उन दोनों की शादी थी। उन दोनों की तस्वीर लगाई हुई थी, दुश्मनी की खत्म होने की न्यूज थी। दोनों दोस्त बनने वाले थे। आयता ये सब देखकर वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी पीछे से ध्वस्त भी यह सब देख रहा था। वो उसके पास आकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख देता है। आयता उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस करके उसके हाथों को अपने कंधे से दूर करते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे ताना मारकर, क्या हुआ, तुम्हारा तो सपना सपना ही रह गया। दुश्मनी तो तुमने कुछ पूरी की नहीं। सोचा था मेरी वजह से तुम उसे बर्बाद कर दोगे, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली तो उसे अपना दामाद बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। मुझे बात समझ नहीं आ रही है, आखिर इतनी दुश्मनी होने के बाद भी यह रिश्तेदारी क्यों। आयता बात को सुनकर ध्वस्त, जो उसकी खामोशी से हर एक बात को समझता है, वो सोफे पर आकर उसे अपनी गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए, स्वीट हार्ट, तुम्हें कितनी बार कहा है, बजाज और मेरी दुश्मनी के बीच तुम कभी भी नहीं हो। मुझे तुम पसंद हो, इसी वजह से तुम मेरी बीवी हो। उसे बर्बाद करने के लिए तुम्हारा सहारा लेने की क्या जरूरत है। मैं ऐसे ही उसे बर्बाद कर सकता हूं।
तो वही उसकी बात को सुनकर आयता छोटी छोटी करके उसके हाथ को अपनी गाल से दूर करते हुए, यह क्या मतलब हुई, वो तुम्हारी फैमिली है? आयता उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस करके उसके हाथों को अपने कंधे से दूर करते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे ताना मारकर, क्या हुआ, तुम्हारा तो सपना सपना ही रह गया। दुश्मनी तो तुमने कुछ पूरी की नहीं। सोचा था मेरी वजह से तुम उसे बर्बाद कर दोगे, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली तो उसे अपना दामाद बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। मुझे बात समझ नहीं आ रही है, आखिर इतनी दुश्मनी होने के बाद भी यह रिश्तेदारी क्यों? आयता बात को सुनकर ध्वस्त, जो उसकी खामोशी से हर एक बात को समझता है, वो सोफे पर आकर उसे अपनी गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए, स्वीट हार्ट, तुम्हें कितनी बार कहा है, बजाज और मेरी दुश्मनी के बीच तुम कभी भी नहीं हो। मुझे तुम पसंद हो, इसी वजह से तुम मेरी बीवी हो। उसे बर्बाद करने के लिए तुम्हारा सहारा लेने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही उसे बर्बाद कर सकता हूँ? ध्वस्त उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को ले जाकर उसे सहलाते हुए, इसी वजह से तो मैं साथ हूँ, फंक्शन में जा रहा हूँ। फैमिली है तो पूरी जिंदगी तो उन्हें अपने सर पर नहीं बैठ सकता ना। और अभी तो तुम मेरी फैमिली में आई हूँ, तुम्हें सभी से मिलना है। तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि तुम किस जल में जा रही हो। इतना समझ लेना कि तुम्हें किसी भी जल में फंसना नहीं है। ओजस्वाल पैलेस के अंदर आने से पहले एक बात याद रखना, कमजोरों को दर्द मिलता है, और वहां पर मुझे मेरी बीवी कमजोर नहीं चाहिए। तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे होते हुए। कहते हुए वो उसके बालों को सहलाकर उसके होठों पर अपने होठों पर रखकर उसे सॉफ्टली किस करके उससे दूर हो जाता है, उसे सोफे पर बैठकर न्यूज को बदलते हुए, टीवी सीरियल लगाकर तुम्हें ये देखने की जरूरत है। स्वीट हार्ट, पैलेस के अंदर ड्रामा बहुत होता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रम में क्या करना होता है। जरूरत नहीं है, वैसे भी गुजरा हुआ कल इंसान के जिंदगी में तब तक आगे नहीं होता है जब तक वो इंसान अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें लोगों का सुनना है या अपना करना है। मारने वाले बहुत है, बचाने वाला कोई नहीं है। कहते हुए वो उसे देखकर बस मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है, जाते वक्त रुककर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, 7 बजे लेने आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर दी है, तैयार हो जाओ स्वीट हार्ट। इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसकी बातों को सुनकर आयता हैरानी से उसे जानते हुए देखने लगते हैं, छोटे बच्चों की तरह अपने सर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए। आखिर ये कभी कुछ नॉर्मल क्यों नहीं कहता? मुझे हर वक्त मुझे परेशान कर रखा है। सोचकर डर लग रहा है कि जब मैं उसे परिवार से मिलेगी तब मेरा क्या होगा, और ऊपर से इन सभी के बारे में सोचकर और भी परेशान हो रही हूँ। आखिर वो परिवार कैसा होगा? वह मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा क्या होगा? पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है और यह क्या करने वाला है, क्यों, या फिर उसने मुझसे शादी कर ली है कि दुनिया में लड़कियां कमी पड़ता गई है, यह मुझे कुछ बदला लेने की ख्वाहिश रखे हुए हैं। एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देते हैं और टीवी सीरियल देखने लगती है। टीवी सीरियल देखकर वो खुद से ही, आखिर इसके कहने का मतलब क्या है? मतलब आखिर ऐसे क्यों कह रहा था? अपने ही परिवार के बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता हूँ? पता नहीं वहां जाने के बाद मेरा क्या होगा। मुझे तो डर लग रहा है, उन सभी को तो पता है अब मैं जाऊंगी तो क्या कहेंगे मेरे बारे में, और ये तो कुछ बात भी नहीं रहा है। पता नहीं मैं कैसे ये सब हैंडल करूंगी। ऋतिक, उसे देखने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, पर ना चाहते हुए भी मुझे उससे मिलना होगा, उसे परिवार को देखना होगा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुद से ही इतना कहकर वह एक गहरी सांस लेकर वह अपना सर हिला देती है और कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वह अपना मोबाइल लेती है और कॉल लगाने लगती है। अपूर्वा को वो कॉल उठा लेती है तो वो गुस्से भरी आवाज में, एक बार तुम मिल, मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी वजह से ना आज मेरी माँ मेरी ना होकर मेरे पति की माँ बन गई है। क्या कहूँ तुम्हें, मेरा सर दर्द कर रहा है। इतनी बेइज्जती की है ना, मुझे खाने में भी गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा था अगर कल तू मेरे सामने होती तो तेरा सर इस समय कहीं और होता, तो कहीं और होती। अपूर्वा, जो इस समय सोफे पर उल्टी लेटी हुई थी, ये सुनकर वो सीधी हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कर, देखना गैंगस्टर वाली बातें। मुझे तो कभी भी डर लगता है कि तू सच में दोस्त है। तुम आंटी की बेटी है, ऐसे कैसे हो सकती है? इतनी ज्यादा अजीब, मुझे तो आंटी के लिए बुरा लग रहा है। कैसी बेटी इन्होंने लाई, और ऊपर से तेरा पति, मुझे लगता है कि ध्वस्त ओजस्वल बार जितना धमकी नहीं देता होगा उतना तू देती होगी, उससे ज्यादा तो तू खतरनाक है। मुझे तो उसके लिए बुरा लग रहा है, कैसे हैंडल करता होगा तुम्हें। कहते कहते वो चिप्स को खाकर मुंह बनाते हुए, बाद में धमकी देना, ये बात कि तेरे साथ हुआ क्या था?
और कल तू मिलने गई थी मेरा पूरी तरह से मूड खराब करके, और अब बात की वहां पर जाकर क्या हुआ था जैसे धमकी दे रही है। ये सुनकर आयता लेट जाते हैं, अपना आधा कर बिस्तर के नीचे और पर बिस्तर के ऊपर रखकर अलसाई भरी आवाज में उसे सब कुछ बताने लगते हैं, जिसे अपूर्वा हंसने लगती है, तो जोर जोर से हंसते हुए, मतलब बेइज्जती कर ली, मुझे नहीं लगा था कि वह इतना ज्यादा प्यार होगा। मतलब आंटी तो सच में लकी निकली, जो शख्स किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है वो आंटी से इतनी प्यार से बात कर रहा था। देख ले कहीं ऐसा ना हो कि आंटी पार्टी बदल ले। क्या होगा? वैसे भी तेरा पति शैतान है और तू तो गैंगस्टर है, और भी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैंने सुना है आज शादी है, क्या करने वाली है तू? पैलेस जाने वाली है या अभी अपने से रिलेशन को सीक्रेट रखने वाली हूं? कहते हुए वो खामोश हो जाती है। इस समय सीरियस थी और वो चिप्स खाना छोड़कर सोफे पर बैठेगे कि उसकी बात को सुनकर आयता एक सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, नहीं वह चाहता है कि मैं वहां पर जाऊं। उनके यहां पर एक रस्म है जहां पर लड़की की जो भाई होगा उसकी बीवी दूल्हे को तिलक लगाती है, और अभी लगता है किसी की शादी हुई नहीं है। इसकी वजह से यह रस्म मुझे करने होंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे वहां पर खड़ी हो जाऊंगी। मतलब उसकी पूरी फैमिली होगी और मीडिया वाले, उन लोगों को पता है कि मेरी मौत हुई है, और अब मैं सबके सामने जाऊंगी तब क्या होगा? और उसका परिवार एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, यही सोचकर मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। जैसे भी शादी हो, पर मैं तो एक डिवोर्स नहीं हूं ना, कैसे एक्सेप्ट करेगा उसका परिवार? उसकी आवाज में उदासी और परेशानी दोनों थी, और यह सुनकर अपूर्वा एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, ज्यादा सोचेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, चील मार। वैसे भी तो भूल मत तू कौन है। वो गैंगस्टर है जिसके सामने बड़े बड़े लड़के अपना सर झुकाते थे। डर की वजह से इतनी खामोश रहेगी तो मतलब नहीं है। और वैसे भी गलती तुमने नहीं की थी, गलती उसे इंसान ने की है, और तेरा पति तो हैंडल कर ही लगा। वैसे सुना है उसके सामने कोई कुछ कहता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। और मीडिया वालों को तो क्यों जवाब देगी? तेरा पति दे देगा, तुम खामोश हो। मुझे उसे मूवमेंट पर वहां पर खड़ा होना है जिस मूवमेंट पर ऋतिक तुझे देखेगा। मतलब वो मोमेंटो मुझे इतना ज्यादा हंसने वाला कि मैं कह नहीं सकती। उसके चेहरे पर एक तमाचा होगा जो किसी ने देखा ना हो, पर उसे सही से महसूस होगा, और वह भी बहुत ज्यादा दर्द भरा। कहते हुए वो हंसने लगती है, और वही उसकी बात को सुनकर आयता अपना सर ना में हिलाते हुए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता इस शादी का फ्यूचर क्या है, वहां पर जाकर क्या होगा, और यह शादी कहां तक ले जाएगी। कभी कभी यही डर लगता है, कहीं ये भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। आखिर क्या चल रहा है ध्वस्त के दिमाग में, क्या करना चाहता है वो, और कैसे ही होगी शादी, और वहां जाकर क्या होगा उसके साथ? उसकी आवाज में उदासी और परेशानी दोनों थी, और यह सुनकर अपूर्वा एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, ज्यादा सोचेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, चील मार। वैसे भी तो भूल मत तू कौन है। वो गैंगस्टर है जिसके सामने बड़े बड़े लड़के अपना सर झुकाते थे। डर की वजह से इतनी खामोश रहेगी तो मतलब नहीं है। और वैसे भी गलती तुमने नहीं की थी, गलती उसे इंसान ने की है, और तेरा पति तो हैंडल कर ही लगा। वैसे सुना है उसके सामने कोई कुछ कहता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। और मीडिया वालों को तो क्यों जवाब देगी? तेरा पति दे देगा, तुम खामोश हो। मुझे उसे मूवमेंट पर वहां पर खड़ा होना है जिस मूवमेंट पर ऋतिक तुझे देखेगा। मतलब वो मोमेंटो मुझे इतना ज्यादा हंसने वाला कि मैं कह नहीं सकती। उसके चेहरे पर एक तमाचा होगा जो किसी ने देखा ना हो, पर उसे सही से महसूस होगा, और वह भी बहुत ज्यादा दर्द भरा। कहते हुए वो हंसने लगती है, और वही उसकी बात को सुनकर आयता अपना सर ना में हिलाते हुए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता इस शादी का फ्यूचर क्या है, वहां पर जाकर क्या होगा, और यह शादी कहां तक ले जाएगी। कभी कभी यही डर लगता है, कहीं ये भी मुझे छोड़ कर ना चला जाए। कहकर वो तो खामोश हो जाती है। उसकी आवाज में परेशानी थी, और यह सब महसूस करके अपूर्वा मुस्कुराते हुए, अगर ऐसा होता ना तो वो तुम्हें कब का छोड़ देता। वो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं लाता, वह भी अपनी बीवी बनाकर। जहां तक मुझे पता है, मतलब मैं उसके बारे में रिसर्च की है, वो का इंसान नहीं है। लड़कियों के मामले में भी तभी वो किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा है जितना ऋतिक बजाज का जुड़ चुका है। वो तो बहुत लड़कियों के साथ, अगर उसका कोई रिलेशन होता है, कुछ भी होता, तो वो मीडिया के सामने आ ही जाता। थोड़ा बहुत तो याद तक कि मैंने सुना है उसके कंपनी में लड़कियां जो काम करती है, वह भी हो सकता चेहरा तक नहीं देखी। उसके जितने भी असिस्टेंट हो, सेक्रेटरी हो, वो सभी मेल ही है। कहते हुए वो खामोश हो जाते हैं।
उसके बात को सुनकर आयता भी खामोश हो जाती है। वो अपना सर हिला देते हैं। कुछ देर की बातों के बाद वो मोबाइल को वैसे ही रखकर वैसे ही लेती रह जाती है। उसके बाल फर्श को छू रहे थे। आधा शरीर उसका बिस्तर पर था। वैसे ही वो ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही है। एंटरप्राइजेस ध्वस्त इस समय अपनी केबिन में था। वह भी अपनी कर पर बैठा हुआ लैपटॉप को ऑन किया। वो कमरे की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। आयता की हर एक बात और उसके चेहरे की परेशानियों को देख रहा था और सुन भी रहा था। वह खामोशी से उसे ऐसे देखकर अपना सर हिला देता है। त्रिशूल वहां पर अपना सर झुकाकर आ जाता है। उसे वहां पर देखकर ध्वस्त, जिसने लैपटॉप को ऑन रखा था, वो लैपटॉप को बंद कर देता है और चेयर पर लीन होकर अपने दोनों पर डिस्क के ऊपर रखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलो, तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया। त्रिशूल ये सुनकर अपना सर हिला देता है और उसके सामने फाइल्स को आगे करके, ये पूरी डिटेल है और अपने जो कहा था वो हो गया है। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, बजाज अब आपके परिवार का हिस्सा बनने वाला है, फिर भी आप उसके साथ। ध्वस्त तो जिसने अपनी आंखें बंद की थी वो अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी थी। वो अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर उसे जलते हुए, त्रिशूल रिश्ता परिवार से मुझे नहीं है। मैं परिवार को सिर्फ अब तक झेल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसे छोड़ सकता हूं, जिसने मेरी स्वीट हार्ट को परेशान किया है। कहते हुए को अपनी जगह पर खड़ा होकर सिगरेट को अपने होठों पर रखकर वैसे ही अजीब तरह से मज़खुरहट। त्रिशूल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बजाज के लिए बहुत ज्यादा दयावंत हो रहे हो? वैसा तुम वहां पर काम कर सकते हैं। तुम्हारी जगह में किसी और को लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिशूल ये सुनकर डर की वजह से अपना सर नीचे झुकाकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में, एसएसएस सॉरी बॉस। ध्वस्त उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, त्रिशूल में अच्छे से पता है मेरे साथ काम करना मतलब क्या है। दिल इंसान के अंदर होता है, पर उसके अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। यह मेरी दुनिया है, यहाँ पर इमोशंस की कोई जगह नहीं है। मेरा दिल पत्थर का है। इसमें किसी के लिए मोहब्बत नहीं हो सकते, ये तुम अच्छे से जानते हो। और मैं चाहता हूं कि आइंदा से तुम्हारे दिल में भी यही दिखाने लगे, मुझे चाहे सामने तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। बर्बाद करने आ जाए तो उसे तुम्हें बर्बाद करना सीखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह कहकर वो से ठंडी आंखों से देखने लगता है। त्रिशूल ये सुनकर अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। ध्वस्त होठों के बीच सिगरेट को रखकर अपनी कदम ले जाता है ग्लास वॉल की तरफ। ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर वो सामने देखने लगता है मुंबई को, और वैसे ही सिगरेट उंगलियों में पड़कर एक हाथ जब में डाले बड़ी अजीब तरह से। ध्वस्त ओजस्वल को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। उसे बस अपनी जिंदगी में वह चीज चाहिए जो उसे पसंद है, चाहे उसके लिए उसे कुछ क्यों न करना पड़े। स्वीट हार्ट कहते हुए वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर अपने होठों के बीच सिगरेट को रखे सामने देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के अंदर आयता इस समय सोफे पर बैठी हुई थी। चेहरे पर परेशानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे ध्वस्त के परिवार से मिलेगी। यही सोच सोचकर उसके चेहरे पर की परेशानियां बढ़ने लगी थी। तभी वहां पर दो लड़कियां आ जाती है। उन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह कौन है। उसके पति ने जो कहा था मेकअप आर्टिस्ट वहां पर आने वाली है, जो उसका मेकओवर करने वाली थी। वो दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और वही वो दोनों लड़कियों से देखकर अपना सर हिला देते हैं। आयता उन दोनों के साथ कमरे में चली जाती है। उसे कमरे में जाकर वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वही वो लड़कियां वहां पर आकर डिफरेंट कलर फ्लावर्स डिजाइनर साड़ी, जिसका कॉलर स्किन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन कलर था, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसके एम्ब्रॉयडरी जो बनाई गई थी वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। वो लड़कियां उसे साड़ी बहुत ही ज्यादा केयरफुल पहन रही थी, जैसे अगर उसे एक पिन भी लगी तो उनकी जान चली जाएगी। वो लड़कियों से साड़ी पहनने के बाद ड्रेसिंग टेबल की तरफ ले जाती है। वहां पर उसे तैयार करने लगती है। मांग टीका, नाक में नाथ, बड़े बड़े इयररिंग, नेक कवर नेकलेस, हाथों में उसी से ही मैचिंग चूड़ा पहने देती है। मेकअप करने लगती है। मेकअप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से किया गया था। उसके बालों का बना बनाया हुआ था। साड़ी से ही बनाई गई एक चुनरी दूसरी साइड पिनअप किया गया था। पल्लू को उसके कंगन से अटैच किया गया था, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। आयता मिरर के सामने खुद को देखते हैं तो सिर्फ देखते ही रह जाती है। 2 घंटे में वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और माथे पर वो बिंदी इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वही है
इतनी खूबसूरती से उसे किसी ने भी सजाया नहीं था। जिस तरह से उन दोनों ने उसे सजा कर रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसी की ही शादी है। को देखकर वो गहरी सांस लेती है। तभी वो महसूस करती है कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। वो अपनी गर्दन तिरछी करके जैसे ही पीछे मुड़कर देती है तो व्हाइट कलर का शेरवानी पहने हुए ध्वस्त खड़ा था, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने मैचिंग ही पहना हुआ था। दोनों के ही कपड़े मैचिंग थे, जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे। आयता पीछे खड़ा होकर ध्वस्त उसे देखने लगता है। वही आयता मिरर में खुद को देखते हुए मुस्कुराकर, ये सब बहुत खूबसूरत है ना, साड़ी हो रही है, नेकलेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना। उसकी आंखों में चमक थी यह सब कहते वक्त, और वही उसकी इस बात को सुन ध्वस्त अपना कर ना में हिलाकर नहीं। उसकी बात को सुनकर आयता हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूं? आयता मासूम से सवाल को सुनकर ध्वस्त अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। खूबसूरत तो तुम बहुत लग रही हो, और यह जो तुमने पहना है, इनके रोना सिर्फ तुम्हारे पहनने की वजह से बढ़ गई है। तुम्हारे ऊपर हर एक चीज अनमोल होती है, वो तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाती नहीं, बल्कि तुम इसकी खूबसूरती बढ़ती हो स्वीट हार्ट। उसके हाथों को चूमने लगता है, और वही उसकी बात को सुनकर वो बस खामोश होकर उसे देखने लगते हैं। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। वही ध्वस्त अपनी जेब में से कुछ निकलता है। वो एक खूबसूरत डायमंड की रिंग को निकालकर उसकी उंगलियों में पहना देता है, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। आयता के साथ चली जा रही थी, दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो अपने हाथ को देखते हैं जो उसने पड़ा हुआ था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों ही पैलेस के बाहर आ जाते हैं। त्रिशूल अपना सर झुकाए हुए उन दोनों के लिए काका दरवाजे को खोल देता है। दोनों ही जाकर बैठ जाते हैं। आयता जो विंडो के बाहर देख रही थी, चेहरे पर परेशानियां साफ साफ देखी जा सकती थी। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगती है। तभी उसके हाथों पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है, तो वह तरफ देखने लगते हैं। ध्वस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में देख हक्का बस मुस्कुराए जा रहा था। पैलेस आ गया था, जिसकी वजह से आयता के चेहरे पर परेशानियां आने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। ध्वस्त उसके चेहरे की परेशानियों को देखकर उसके पास आने लगता है। वो उसके पास आकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। दोनों ही पैलेस के बाहर आ जाते हैं। त्रिशूल अपना सर झुकाए हुए उन दोनों के लिए काका दरवाजे को खोल देता है। दोनों ही जाकर बैठ जाते हैं। आयता जो विंडो के बाहर देख रही थी, चेहरे पर परेशानियां साफ साफ देखी जा सकती थी। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगती है। तभी उसके हाथों पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है, तो वह तरफ देखने लगते हैं। ध्वस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में देख हक्का बस मुस्कुराए जा रहा था। पैलेस आ गया था, जिसकी वजह से आयता के चेहरे पर परेशानियां आने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। ध्वस्त उसके चेहरे की परेशानियों को देखकर उसके पास आने लगता है। वो उसके पास आकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिससे आयता हैरान हो जाते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। कुछ ही सेकंड में ही ध्वस्त उससे दूर हो जाता है, और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए, अब ठीक है, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुझे फिर से परेशानी नजर आए तो, कहकर अपने होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए उसे दूर हो जाता है। और वही यह सब देखकर और उसकी बातों को सुनकर आयता कुछ कहती नहीं है। वो खामोश हो जाती है और बाहर आ जाती है। वही पैलेस के अंदर बारात आ गई थी। ऋतिक ओजस्वाल पैलेस के दरवाजे पर खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी एक औरत की तरफ देखते हुए, बहू अभी तक तुम्हारी बहू कहाँ पर है? दूल्हा आ गया है, जल्दी से ध्वस्त को कॉल करो और उसे बुलाओ, कहते हुए वो चारों तरफ देखने लगते हैं। ये सुनकर वह औरत परेशान होने लगती है। तभी उनके कानों में काम आवाज सुनाई देती है। सोचा नहीं था इतना बेसब्री सा इंतजार करने लगेगा मेरा परिवार मेरी बीवी का। यह आवाज सुनकर पूरा ओजस्वाल परिवार अपनी नजर उसे तरफ करने लगता है, जहां से आवाज आई है। आवाज ओजस्वाल पैलेस में आते हुए रास्ते की तरफ थी। वो सभी उसे तरफ देख रहे थे, तो सभी की आंखें हैरान से बड़ी थी। और वही ओजस्वाल परिवार के दादाजी, उनका तो चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था आयता देखकर, और वही पूरी मीडिया में भी महाकाल मच गया था। सभी हैरानी से सामने देख रहे थे। मिस्टर बजाज और मैसेज बजाज और उनकी बेटी नेहा बजाज तीनों ही हैरानी से सामने देख रहे थे। आयता सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था।
ऋतिक ने अभी तक अपनी नजरें उसे तरफ नहीं की थी, बल्कि वो सामने ही देख रहा था। तभी नेहा की आवाज उसके कानों में आ जाती है, OFCKBCH इज हियर। ऋतिक की सुनकर अपनी नजरें तिरछी करके ध्वस्त के साइड में खड़ी हुई आयता को देखा है, तो उसके हाथों में पड़ी हुई तलवार जमीन पर गिर जाती है। वो बस सामने देख रहा था, उसका पूरा चेहरा फीका पड़ गया था। आयता के गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और आंखें तब वहां पर ठहर जाती है। जब ध्वस्त ने अपना हाथ आयता कमर पर रखा हुआ था, वो सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, माय मीट वाइफ मिसेस आयता ध्वस्त ओजस्वाल, ये सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो सोच भी नहीं सकता कि आयता ने शादी कर ली है। उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसके पापा ने उसका हाथ पकड़कर अपना सरनामे हिला दिया था। आयता की नजरों को अपने ऊपर महसूस करके पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी, पर जब वह अपनी कमर पर ध्वस्त का हाथ महसूस करती है और वो उसकी आंखों में देखा है, तब जाकर वो खामोशी से मीडिया वालों की तरफ देख रही थी। मीडिया वाले सवाल पर सवाल किया जा रहे थे। ध्वस्त उन सभी की तरफ देखकर अपने होठों पर खौफनाक मुस्कुराहट लिए। मुझे लगता है सवालों का जवाब बाद में दिया जाए तो बेहतर होगा। दूल्हा पैलेस के दरवाजे पर खड़े हैं और उसे इंतजार करवाना नहीं चाहिए। सवालों के जवाब मिलेंगे पर कुछ वक्त के बाद, कहकर वह आयता को अपने साथ लाता है। ओजस्वाल परिवार पूरी तरह से शौक के कारण फ्रिज हो चुका था। आयता पाता नहीं था कि कौन हो जायसवाल परिवार में है। तभी वो औरत उसके पास आकर उसके सामने थाली आगे कर देती है। उसे औरत को देखकर आयता को समझ में आ जाता है कि यह ध्वस्त की मां है। उनके चेहरा बिल्कुल ध्वस्त की तरह मिलता जुलता था। ध्वस्त उसकी कमर पर हाथ रखकर ऋतिक के सामने कर देता है आयता को। आयता ऋतिक को देखते हैं तो उसकी आंखों में एक नफरत आने लगती है। ध्वस्त उसके कमर पर अपना हाथ रखे हुए, परेशान मत हो, तुम्हारी नफरत बहुत जल्दी से जला देगी। फिलहाल तो मीडिया वाले सामने हैं स्वीट हार्ट, होठों पर मुस्कुराहट लाओ, आंखें, सबको पता होना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ कितना ज्यादा खुश हो। आयता ध्वस्त की बात को सुनकर बस अपना सर हिला देती है और एक गहरी सांस लेकर ऋतिक की तरफ देखने लगती है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वो उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतरने लगती है। फिर वह औरत उसके हाथों में चावल दे देती है, जिसे वो उसकी नज़र निकलकर एक तरफ फेंक देती है और उसे आने का इशारा कर देती है। ऋतिक भी खामोश था। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था। मीडिया वाले होने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। आखिर मीडिया वालों को ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए और इस समय सभी को पता है इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, और ऐसा एक दूसरे के सामने आना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इससे एक नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। ऋतिक खामोशी से अंदर आ रहा था। उसकी नजरें बस आयता पर थी। उसे देखकर अपने मन में ही, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती हो? कहाँ कहाँ ढूंढा था मैंने तुम्हें और तुम मुझे यहाँ पर आज मेरी ही दुश्मन की बीवी बनकर सामने आ गई हूँ। सोचा नहीं था कि तुम इतना बड़ा धोखा मुझे दोगी। आखिर क्या कमी थी मेरे पास जो तुमने ध्वस्त ओजस्वाल से शादी कर ली? तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब तो देना ही होगा। वही तीन लड़के एक साइड खड़े होकर सामने देख रहे थे। उनमें से धीरे से उन दोनों की तरफ देखकर, मुझे नहीं लगा था कि भाई इतना बड़ा शौक हम लोगों को देने वाले, मतलब तुम ही तो देख लो, भाई ने शादी भी कर ली और वह भी उसके साथ जो ऋतिक बजाज की डाइवोर्स या वाइफ है। पर चलो अच्छा है हमें भाभी तो मिल गई। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर यह शादी क्यों कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का जो इतनी देर तक खामोश था, वो उसे लड़के की तरफ देखकर, अरमान तुम्हें ये सब में बोलने का हक नहीं है। ये भाई का डिसीजन है, अगर भाई को पता चला ना तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी इस घर में बहू की ही जरूरत थी और आगे तो गई है। भाई को पता है कि उनकी जिंदगी में उन्हें क्या करना है। यह उनकी जिंदगी है और कैसे लाना है मुझे वही सोचेंगे। अरमानी सुनकर उसे लड़के की तरफ देखकर, मुझे पता है तराश, तुम्हें भाई के लिए हुए डिसीजन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम उन्हें सपोर्ट करते हो, पर हमारी फैमिली कैसा ये तुम्हें पता है। और सबसे बुरी बात तो हमारे पेरेंट्स अभी तो सभी शांत है, मीडिया वाले हैं, पर जब ये शादी हो जाएगी तब क्या होगा। मुझे लगता है भाई बहुत अच्छी खासी क्लास लगाने वाले हैं सबकी। मुझे तो बड़े पापा की परेशानी हो रही है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं। दूसरा वाला लड़का जिसका नाम कबीर था, वो भी उन दोनों की तरफ देखकर, अब जो भी है वो भाई हैंडल कर लेंगे, वैसे भी उन्हें पता है कैसे क्या करना है, हमें बस खामोशी से उनका सपोर्ट करना है, कहकर कबीर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए सामने देखने लगता है। तराश सामने देख रहा था, उसकी नजर आयता पर थी।
उसे देखकर गहरी सांस लेता है और वैसे ही यहाँ से चला जाता है। अरमान और कबीर दोनों आपस में गॉसिप करने लगते हैं। आयता ध्वस्त के साइड में खड़ी थी। वो उसका हाथ पकड़कर परेशानी भरी आवाज में धीरे से, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम्हारा पूरा परिवार कैसे देख रहा है? ये सुनकर ध्वस्त उसके बालों को सहलाकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपनी गर्दन करके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए धीमी में आवाज में, शुश, सबके आदत डालो, वैसे भी नई चीजों को बहुत ज्यादा एडमिरे करने का शौक है इन सभी को, और अब तो तुम मेरी बीवी हो और कोई तुम्हें ही तो दिखेगा, इग्नोर करो। वैसे भी कुछ वक्त की बात तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। और एक बात अच्छे से याद रखना, कोई अगर तुमसे ऊंचे आवाज में या बदतमीजी से बात करने लगे तो उनका जवाब देना सीखना चाहिए, स्वीट हार्ट। कहकर वो उसके बालों को सहलाने लगता है। वही आयता ये सुनकर उसे देखकर बस अपना सर हिला देती है। मंडप में बैठा हुआ ऋतिक ये सब देख रहा था। उसके हाथों की मुठियां बन जाती है। वह गहरी सांस लेकर उन दोनों को अपनी जलती हुई नजरों से देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने यह ऐसे आने वाला है। नेहा एक जगह खड़ी होकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए, मुझे लगा नहीं था मन यह ऐसा करेगी, यह लड़की तो सच में बहुत ज्यादा चालबाज है, भाई को फंसा दिया और अब तो देखो इसने नया खेल शुरू कर दिया, कितनी लालची लड़की है। नेहा की माँ एमआरएस बजाज उसके कंधे पर हाथ रखकर, शांत हो जाओ नेहा, तुम जानती हो वो किसकी बीवी है, और अगर हमने कुछ किया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शांत हो जाओ और खामोशी से यह शादी होने दो, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है और ओजस्वाल परिवार इस पर कुछ भी नहीं करेगा? मीडिया वाले हैं, इसी वजह से हर कोई खामोशी, थोड़ी देर के बाद इस लड़की को ये सभी बाहर निकाल देंगे। नेहा ये सुनकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, माँ आपको पता है ध्वस्तु ओजस्वाल क्या चीज है? क्या आपको लगता है उसके होते हुए उसकी बीवी को कोई हाथ लगा सकता है? मुझे लगा नहीं था मन यह ऐसा करेगी, यह लड़की तो सच में बहुत ज्यादा चालबाज है, भाई को फंसा दिया और अब तो देखो इसने नया खेल शुरू कर दिया, कितनी लालची लड़की है। नेहा की माँ एमआरएस बजाज उसके कंधे पर हाथ रखकर, शांत हो जाओ नेहा, तुम जानती हो वो किसकी बीवी है, और अगर हमने कुछ किया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शांत हो जाओ और खामोशी से यह शादी होने दो, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है और ओजस्वाल परिवार इस पर कुछ भी नहीं करेगा? मीडिया वाले हैं, इसी वजह से हर कोई खामोशी, थोड़ी देर के बाद इस लड़की को ये सभी बाहर निकाल देंगे। नेहा ये सुनकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, माँ आपको पता है ध्वस्तु ओजस्वाल क्या चीज है? क्या आपको लगता है उसके होते हुए उसकी बीवी को कोई हाथ लगा सकता है? कहते हुए वो अपनी माँ की तरफ देखकर गहरी सांस लेती है और सामने वैसे ही देखने लगते हैं। उसके आंखों में जलन साफ साफ देख सकती था कोई भी। उसे बिल्कुल भी ध्वस्त के साइड में खड़ी आयता गुस्सा दिला रही थी। उसकी आंखों से ही कोई बता सकता है कि ध्वस्त के लिए उसकी फीलिंग कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वही ओजस्वाल परिवार खामोश था, कोई कुछ कह नहीं रहा था। शादी मीडिया वालों के सामने जो हो रही थी, इसी वजह से ऋतिक भी खामोशियों से बैठा हिमांशी के साथ शादी कर रहा था। हिमांशी जिसने अभी तक आयता नहीं देखा था, वो अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए शादी कर रही थी। उसने ऋतिक का चेहरा देखा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था, पर वह ज्यादा सवाल न करके शादी पूरी करने लगते हैं। शादी दोनों की पूरी हो चुकी थी, मीडिया वाली तस्वीर ले रहे थे, पर मीडिया वालों को उन दोनों की तस्वीर लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्वस्त और आयता कमेंट्स अपने कैमरा में कैप्चर करना था, क्योंकि एक साइड कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन दोनों की केमिस्ट्री उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। आखिर कर भी क्यों ना, जो लड़का कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं था, आज उसकी शादी की न्यूज़ जो उन लोगों को मिल रही है, ये तो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है सभी के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये तो ऋतिक बजाज की एक्स वाइफ है। पूरी दुनिया हैरान हो चुकी थी उन दोनों के शादी का सुनकर। आखिर ध्वस्त ओजस्वाल नेशनल क्रश बन चुका था लड़कियों के दिल का। आयता खामोशी से सभी की तरफ देख रही थी। शादी संपन्न हो गई थी, सभी मेहमान खाना खाकर गए थे। मीडिया वाले भी वहां से अब गए थे। अब सिर्फ और सिर्फ ओजस्वाल पैलेस में बजाज और ओजस्वाल परिवार ही था। हिमांशी जो ऋतिक से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका ध्यान मुझे जब देखी है कि उसकी बातों पर काम और सामने ज्यादा था, तो अपनी नजरें उसे तरफ करने लगती है। जब सामने ध्वस्त के साइड में आयता वह देती है, तो वह हैरान हो जाती है। वो हैरानी भरी आवाज में अपनी जगह पर खड़ी होकर, ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वह भी भाई आपके साथ इस कचरे को अपने यहाँ पर क्यों लाया?
हिमांश आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही उसे खौफनाक आंखें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ध्वस्त उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में, अगर आयंडा से मेरी बीवी के बारे में तुमने ऐसी बात की तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। अब शादी हो गई है तो यहां से अब दफा हो जाओ। सुनकर ऋषभ ओजस्वाल जो है हिमांशी के पापा वो सामने आ जाते हैं। वो ध्वस्त को देखकर गुस्से भरी आवाज में, ध्वस्त यह क्या बात हुई? यह मेरी बेटी और तुम्हारी बहन है, किसी लड़की के लिए तुम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। ऋषभ ने इतना ही कहा था कि उसके सामने ध्वस्त से बेहद खतरनाक नजरों से देखते हुए, किसी लड़की का मतलब क्या है चाचा जी? वो मेरी बीवी मिसेज आयता ध्वस्त ओजस्वाल और इस घर की बड़ी बहू है। ये बात कभी भी अपने दिमाग से जाने मत दीजिए। अगर मेरी बीवी की बेइज्जती करने के बारे में कोई भी सोचने लगेगा तो उसके साथ भी बुरा हो सकता है। परिवार तब तक परिवार रहता है जब तक उसमें रिस्पेक्ट हो। जिस दिन आपने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की तो पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिससे पता नहीं है कि मैं क्या नहीं कर सकता, क्यों? सही कहा ना? ये सुनकर दादाजी विक्रम ओजस्वाल वो उसके सामने खड़े होकर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुमने किसके साथ शादी की है? तुम्हें पता है कि लड़की? ध्वस्त उन्हें ठंडी आंखों से देखने लगता है तो विक्रम एक गहरी सांस लेकर, मतलब तुम्हारी बीवी जो डिवोर्स है उसकी शादी पहले ही ऋतिक से हो चुकी थी और मैंने तुम्हें कहा था ना उसे दूर करने के लिए, तो तुम उसे से कैसे शादी कर सकते हो? आयता ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से उदासी में भर गया था। ध्वस्त आयता पास आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट बहुत ज्यादा थक गई होगी ना शादी अटेंड करके और इन सभी कैसे चेहरे देखकर। परेशान मत हो, कुछ देर के बाद सभी के चेहरे तुम्हें नॉर्मल देख लेंगे। फिलहाल तुम मेरे कमरे में जाओ और मेरा इंतजार करो। कहकर वो उसके गालों पर अपने होठों पर रखकर एक सर्वेंट की तरफ देखकर उसे जाने का इशारा कर देता है। आयता उसे देखते हैं पर खामोशी से चली जाती है। उसे सबकी ठंडी नजर अपने ऊपर महसूस हो रही थी और खास करके ऋतिक की नजर उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके उसे बहुत गंदा वाला एहसास महसूस हो रहा था। वो वहां से चली जाती है बिना एक पल वहां पर रुके, क्योंकि उसे पता था वहां पर उसका कोई काम था नहीं था और उसे बेइज्जती ही मिलती। आयता की जाने के बाद ध्वस्त सिंगल सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले बैठ जाता है और सभी की तरफ अपनी ठंडी नजरों से देखकर, एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे मेरी बीवी के पास से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी शादी तो एक खेल था, क्यों? सही कहा ना मिस्टर बजाज? कहते हुए वो उसे बड़ी अजीब तरह से देखकर अपनी ठंडी आवाज में, अगली बार अगर मेरी बीवी पर तुम्हारी नजरें देखी ना तो यह आंखों को निकालने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। शांत हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी के माहौल में मातम का माहौल बने। अब शादी हो चुकी है तो यहां से निकलो। घर जमाई बनाने की कोई प्लानिंग नहीं बना रहा हूं मैं और तुम जैसे। कहकर वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ऋषभ अपने दामाद की इतनी सारी बेइज्जती देखकर अपने भाई की तरफ देखने लगता है जो अपने बेटे की तरफ देख रहा था। ऋषभ की बीवी नैना वहां पर आ जाती है। वो हिमांशी के साइड में खड़ी होकर ऋषभ की तरफ देख रही थी। वही मैसेज बजाज ओजस्वाल परिवार की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उसे लड़की के साथ शादी करवाकर। आपको पता नहीं है वह कैसी है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब आपके बेटे की। वो इतना ही कह पाए थे कि ध्वस्त अपनी खौफनाक आंखों से उसे देखते हुए, मिसेस बजाज कहकर वो उसे बेहद खौफनाक तरीके से देखने लगता है। अपनी जगह पर खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे मिसेस बजाज की हालत खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से पसीने में लटपट होने लगती है। चेहरा पूरी तरह से लटपट हो जाती है। चेहरा हल्का हल्का परेशानी होने लगता है। वो गहरी सांस लेकर पीछे होने लगती है। मिस्टर बजाज उन्हें पकड़ लेते हैं। ऋतिक भी वहां पर आ जाता है। ध्वस्त उन तीनों की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज, ओजस्वाल परिवार के समाधि बन गए हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे डिसीजन में बोलने का हक मैंने किसी को दिया है। यह मेरी जिंदगी है और मुझे बाहर वालों का साथ घर वालों का इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर मुंह में खुला तो समझ जाना, अगली बार मुंह खोलने का लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। कहते हुए वो ठंडी आंखों से देखने लगता है। ऋषभ गहरी सांस लेता है। तभी ध्वस्त के पापा अथर्व ओजस्वाल ऋषभ की तरफ देखकर, शादी हो चुकी है, तुम अपनी बेटी की विदाई करो, घर के फैसले हम घर वालों को ही लेना है। ये सुनकर ऋषभ अपना सर हिला देता है। नैना गुस्से भरी नजरों से ऋषभ को देखते हैं जो उसे शांत होने का इशारा कर देता है। हिमांशी पैलेस के बाहर जा चुके थे। वही ध्वस्त सोफे पर बैठ जाता है और अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए
पूरा परिवार ऐसे साइलेंट क्यों है? खुशी क्यों नहीं मान रहा है? आखिर मैंने शादी जो कर ली है। वही वो अरमान, कबीर, तराश तीनों खामोश होकर बैठे हुए थे। तीनों में से कोई कुछ कह नहीं रहा था। वही कबीर अरमान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तराश वहां पर बैठा हुआ था। वो खामोशी से पूरे परिवार को देखा है, जो पूरी तरह से परेशान था। दरअसल तराश ध्वस्त का छोटा भाई था और वही कबीर और अरमान हिमांशी के भाई थे। घर में हिमांशी एक अकेली लड़की थी, जिसकी वजह से सभी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और इसी लाड प्यार में वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। ध्वस्त खामोश बैठा हुआ था। वो देखता है कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो वह अपनी जगह पर खड़ा होकर, अगर किसी को कोई बात नहीं करनी है तो मुझे नहीं लगता मुझे और टाइम वेस्ट करना चाहिए। सुनकर एक औरत वहां पर आ जाती है, जो उसकी माँ है। वो जाकर एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अपनी माँ को सामने देखकर ध्वस्त बस खामोशियों से उन्हें देखने लगता है। ध्वस्त की माँ यशोदा उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, अगर तुम इस शादी से खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मुझे परिवार और दुश्मन से ज्यादा मेरे बेटे की खुशी मायने रखी है। तुम्हें बच्चे के पास जाना चाहिए। उसके चेहरे पर उदासी दिख रहे हैं। की बात को सुनकर ध्वस्त बस अपना सर हिलाकर मुस्कुरा देता है और वहां से जाने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।